नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर हम आज के बाजार के हिसाब से और पूरे हफ्ते जिस तरह का बाजार रहा है उस हिसाब से आपकी कराते हैं विशेष तैयारी। जी हां, इस शो में हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से अपनी रणनीति लेकर जानी है और पूरा एक्शन पैक्ड हफ्ता ये रहा है और टैरिफ और बाकी प्रभाव जो हैं वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं मार्केट में। और इस वजह से अब यहां से बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब आप सोमवार को बाजार में उतरें तो किन किन लेवल्स का ध्यान रखें। इसके अलावा आपके सवालों को भी हम इस चर्चा में शामिल करते हैं, लेकिन ज़रा सबसे पहले बाजार ने इस हफ्ते किस तरह का प्रदर्शन किया है वो सबसे पहले जान लीजिए। और उससे पहले हम आपको बता दें अपने सवाल आपको कैसे भेजने हैं। तो आपको सिर्फ YouTube पर अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। YouTube पर आप कमेंट करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और उन सवालों को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे। यही नहीं, जब भी अपना सवाल भेजिए तो अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर बताइए। इसके साथ ही किस भाव पे आपने वो स्टॉक लिया है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो स्टॉक लिया है वो भी बताइए, और इसके साथ ही ये भी बताइए कि आपका नज़रिया क्या है, शॉर्ट टर्म का या लॉन्ग टर्म का। इन सब के बीच में अगर हम ख़ास तौर पे देखें तो कई बार ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो हमारे कवरेज में नहीं होते हैं, इसलिए हम उनको शामिल नहीं कर पाते। चलिए, आज की चर्चा में दो बेहद खास मेहमानों को मैं शामिल करूंगा। हमारे साथ यस सिक्योरिटीज़ के लक्ष्मीकांत शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं SBI सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। लक्ष्मीकांत जी, टैरिफ का पूरा टेरर मार्केट में हम देख रहे हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कमोडिटीज़ हों चाहे इक्विटी, हर तरफ प्रेशर नज़र आता हुआ। अब जाहिर सी बात है कि इन दबावों के बीच अगले हफ्ते जब बाजार में लोग उतरेंगे तो किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। आपको यहाँ से बाजार किस तरह से जाते हुए दिख रहे हैं, ज़रा बताइए। जी, मार्केट में साफ साफ टैरिफ का जो फियर है वो दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि कल थोड़ा सा लोगों ने समझने में लोगों को इतना समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि कल के पूरे दिन के बाद जिस तरीके से आज जो सेलिंग हमने मार्केट में देखी है, तो अभी लगता है कि सबको पूरी क्लैरिटी आ गई है, जिसके मद्देनजर हमने जो क्रूशियल सपोर्ट थे 23,200 से लेकर 22,800 तक के, वहां तक का हमने फॉल देख लिया है। और अब ऐसा लगता है कि मार्केट जो उसका जो प्रीवियस स्विंग लो है जनवरी मंथ का लो, जो कि दिखाई दे रहा है 22,780 या 5 के आसपास, वहां तक फिसल सकता है। और वहीं पर एक रिबाउंड आने की भी उम्मीद है, क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट ने अपने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है वो बनाने की ओर बढ़ रहा है। तो अगर 22,786 से रिबाउंड आता है तो मुझे लगता है कि वहां से एक शॉर्ट टर्म पुल बैक की हम उम्मीद रख सकते हैं। बट अभी मेजर अपसाइड मूव नहीं, हम उसके बारे में नहीं सोच सकते हैं जब तक मार्केट 23,300 के नीचे सस्टेन करता है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट थोड़े बेरिश ही है, बट हम एक शॉर्ट टर्म पुल बैक का उम्मीद 22,800 से लेकर 22,780 के जोन के आसपास रख सकते हैं। वहीं पर अगर हम बैंक निफ्टी पर नजर डालते हैं तो बैंक निफ्टी के चार्ट थोड़े से स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। अगर हम निफ्टी से कंपेयर करते हैं, बैंक निफ्टी में अभी भी जो पोल इन फ्लैग का पैटर्न है वो अभी भी इंटेक्ट है, और बैंक निफ्टी अभी अपने सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो आउट परफॉर्म करेंगे, और जो इमीडिएट जो ब्रेकआउट है उस पोल एंड फ्लैग पैटर्न का, वो 52,000 के ऊपर आएगा। वहां से फिर हमें अच्छी खासी मोमेंटम हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को पुश करेंगे 53,000 तक के लेवल तक, और 53,000 के लेवल्स निकलेंगे तो 53,500 के भी लेवल आने के आसार रहेंगे। और ये जो पॉजिटिव व्यू है तब तक ही रहेगा जब तक बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर सस्टेन करती है। तो जो जो इनिशियल लेवल्स है वो 50,700 से लेकर 50,500 के जोन तक है, और जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर ट्रेड करेगा, जब तक हम पोल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय मिलती हुई इस वक्त आपको इंडेक्स स्तरों पर। मैं आना चाहूंगा खासतौर पे सनी आपके पास। अब टैरिफ के असर से ऐसे कौन से सेक्टर हैं जो बेअसर आपको नजर आ रहे हैं, जहां पर आपको लगता है कि इस तरह के दबाव में भी मौके बन सकते हैं? जरा सेक्टर स्पेसिफिक राय दीजिए। सनी, जरा अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए आप।
जी, माफ कीजिएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें लगता है कि जो डोमेस्टिक इनवर्ड लुकिंग सेक्टर थे वहाँ थोड़ी रिलेटिवली एक सेफ्टी बनी रह सकती है। तो जिस तरह से हमने देखा भी है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में काइंड ऑफ रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी चल रहा है, और जिस तरह से प्रोविजनल बिजनेस अपडेट आ रहे हैं सिलेक्टिव बैंक्स में और एनबीएफसी में, डेफिनेटली लगता है कि नतीजे भी अच्छे रहेंगे। ऑन ऑन द टॉप ऑफ दैट 9 अप्रैल को आरबीआई पॉलिसी का आउटकम भी आएगा, जहां हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई स्टेप लिया जाएगा आरबीआई की ओर से। इधर देयर कैन बी 25 बेसिस पॉइंट रेपो रेट कट, या सीआरआर में एक कट होने की उम्मीद है। तो मुझे लगता है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, बोथ बैंक्स एज वेल एज एनबीएफसी, आर रिलेटिवली वेल प्लेस। मैं सिलेक्टिवली एफएमसीजी कंपनी, केस इन पॉइंट जैसे इमामी हो गया, या फॉर दैट मैटर वरुण बेवरेजेस हो गया, या कंजम्पशन ड्रिवन सेक्टर जैसे भारती एयरटेल हो गया, तो ऐसे कुछ चुनिंदा सब सेक्टर्स पे मैं फोकस करना चाहूंगा फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। तो ये है राय, सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स स्तरों पर भी आपको राय मिल गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। बहुत सारे दर्शक लगातार शिकायत कर रहे थे कि अगले हफ्ते की तैयारी इस शो में हम सवाल नहीं लेते हैं, तो वो शिकायत भी दूर कर देते हैं। पहला सवाल सुमित कुमार का लेते हैं पटना से। एनसीसी पर राय जानना चाहते हैं और इन्होंने 245 के भाव पे 145 शेयर लिए हैं, नुकसान यहां पर झेल रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर राय जानना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो सनी आप ही बताइए क्या करना चाहिए। एनसीसी में 245 की बाइंग है। आई थिंक बने रहने की राय रहेगी। काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है एनसीसी की, और ऑफलेट हमने देखा था कि जब स्टॉक 200 के नीचे चल रहा था, प्रमोटर से भी ओपन मार्केट में काफी अच्छी बाइंग भी हुई थी। और एट द सेम टाइम, हालांकि शॉर्ट टर्म में कंसर्न बना हुआ था कि गवर्नमेंट की कैपेक्स स्लो डाउन होगी तो इनके पेमेंट रिलीज होंगे कि नहीं, बट मुझे लगता है कि काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है, और आने वाले 12 से 18 महीनों में मुझे लगता है कि जब ये ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन होगा तो आगे जाके अर्निंग ग्रोथ भी दिखेगी, वैल्यूएशन भी रिजनेबल है। आई थिंक इसका जो फेयर वैल्यू है 280 के आसपास का रहेगा, तो वो प्राइस टारगेट को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को होल्ड कर किया जा सकता है। तो होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। सत्यम है महाराष्ट्र से और इनका सवाल बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे है। इनकी बाइंग प्राइस लगभग 56 रुपए के आसपास है। क्या करना चाहिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में? खासतौर पे लक्ष्मीकांत जी आपसे राय जानना चाहेंगे, नजरिया नहीं बताया इन्होंने। देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अभी भी हमें लगता है कि जो गिरावट है वो स्टेबल नहीं हुई है। तो आने वाले समय में लगता है कि ये जो उसके जो प्रीवियस स्विंग लो है जो कि दिखाई दे रहे हैं 38 के आसपास, तो वहां तक ये स्टॉक फिसल सकता है। जब तक हमें एक मेजर ब्रेक थ्रू नहीं मिलता है 53 55 के ऊपर, तब तक इसमें एक शॉर्ट टर्म करेक्शन बना रहेगा। तो मुझे लगता है कि इनको यहाँ से एग्जिट होकर कुछ और जो अच्छे बैंक्स हैं वहां पर इनको अपना निवेश करना चाहिए। तो हमारी नज़र में जैसे पीएसयू सेक्टर्स में अगर हम देख पा रहे हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, यूनियन बैंक हो गया और पंजाब नेशनल बैंक हो गया। ये तीनों ही बैंक में हमें अच्छे खासे ट्रैक्शन दिखाई दे रहे हैं और हमें आने वाले समय में यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो हमें लगता है कि इनको यहाँ से स्विच करके पंजाब नेशनल बैंक में या यूनियन बैंक में या बैंक ऑफ इंडिया में निवेश करना चाहिए। पीएनबी और यूनियन बैंक का ये पसंद आते हुए यहां से आपको स्विच कर जाना चाहिए। मिस्टर घोष हैं आसाम से और इनका सवाल आईआरएफसी और इरकॉन इन दोनों स्टॉक पर है। मैं एक बार लेवल्स बता देता हूं। आईआरएफसी इन्होंने लिया हुआ है 199 पे, और अगर बात करें हम इसके अलावा इरकॉन की, तो इरकॉन की इनकी बाइंग लेवल एक बार देख लेते हैं और ये है 25 रुपए की। बताइए इन दोनों पे क्या राय बन रही है सनी, आईआरएफसी और इरकॉन? अगर मैं आईआरएफसी की बात करूं तो मैं यहाँ, मुझे अभी भी वैल्यूएशन थोड़े महंगे लगते हैं, और मेरी ये राय रहेगी कि जब भी स्टॉक में एक निकलने का मौका मिलेगा, मे बी सेल ऑन राइज इज द राइट स्ट्रेटेजी। वहां से निकल करके जो रिलेटिवली चीपर पावर फाइनेंस कंपनीज हैं, जैसे आरईसी, पीएफसी, जहां मुझे लगता है कि वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, ग्रोथ आउटलुक भी बेहतर है कंपेयर टू आईआरएफसी में, वहां स्विच होने की राय दूंगा। और दूसरा स्टॉक इरकॉन था, राइट। और इरकॉन में मैं बने रहने की राय दूंगा। पोस्ट करेक्शन ऑफ वैल्यूएशन रिजनेबल हो चुके हैं। हालांकि जब मार्केट में एक राइज आएगा तो मुझे लगता है कि कंपेयर टू इरकॉन, आरबीएनएल इज द बेटर कंपनी, जहां प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी बेहतर है। तो जब मार्केट में जब भी एक तेजी होगी तब इरकॉन से निकल करके आरबीएनएल में शिफ्ट होने की कोशिश की।
ठीक है, तो ये है राय आपको। और इसके साथ ही अब बढ़ते हैं आगे। संजीव का सवाल लेते हैं। रेमंड पर राय जानना चाहते हैं। 1560 की इनकी बाइंग है। लक्ष्मीकांत जी, रेमंड कैसा लगता है आपको? बाइंग प्राइस 1560 की है। देखिए, स्टॉक्स में काफी दिनों के करेक्शन के बाद एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें आने वाले समय में ये जो करंट पुल बैक है वो आगे की तरफ बढ़ सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर हमें 1700 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक बार ये स्टॉक 1700 के ऊपर निकलेगा तो फर्दर हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा। जैसा है कि चार्ट को देख के नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि ये होल्ड करके चल सकते हैं इस स्टॉक को। जो स्टॉप लॉस अभी करंट लेवल्स पे दिखाई दे रहे हैं वो आ रहे हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 1320 से लेकर 1300 के जोन पर। और जब तक ये स्टॉक इसके ऊपर रहता है तब तक हम इस ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। है तो ये लेवल्स का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। संवर्धना मदसन यानी सामिल पर राय जानना चाहते हैं। सूरज कुमार हमारे एक दर्शक हैं और इन्होंने 54 रुपये 44 पैसे के भाव पे लिया है। 100 शेयर है इनके पास और अच्छा खासा नज़रिया लेकर चल रहे हैं। कह रहे हैं मैं तो 20 साल तक रह सकता हूं। खैर, इतना लंबा नज़रिया पर तो राय नहीं बन सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से सनी कैसा लगता है सामिल? या डेफिनेटली वन ऑफ द लीडर है अगर हम ऑटो एंसिलरी पैक की बात करें। और जो रिसेंट अभी टैरिफ भी लगे हैं यूएस से, मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम संवर्धना मदरसन में देखेंगे। तो तीन का होराइजन लंबे समय का है, मैं बने रहने की राय दूंगा। और इसके अलावा भी काफी सारी ऑटो एंसिलरी कंपनीज है जहां हमारा व्यू बुलिश है, जैसे लुमैक्स ऑटो, एसजीएस एंटरप्राइजेस, यूनो मिंडा, ऐसी कुछ कंपनीज पर भी हम पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव व्यू रखते हैं। तो ये है राय आपको शामिल पर मिलती हुई। चलिए अब सवालों के सिलसिले को थोड़ा रोकेंगे और एक बार फिर से सेक्टर स्पेसिफिक कुछ चर्चाएं आगे बढ़ाते हैं। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज के दिन में आईटी और फार्मा, इन दोनों पर निगाह रही है। जाहिर सी बात है, ग्लोबली कोई भी उथल पुथल होती है, आईटी पर सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जिसका जो मुख्य कारोबार है वो यूएस में है, और इन सब के अलावा हम जानते हैं कि किसी तरह के बेचैनी होगी तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा ग्लोबल फेसिंग कंपनियों पर। दूसरा फार्मा, टैरिफ लगने की आशंका से आज जब फार्मा भी सहमा हुआ नजर आया था। कल एक पार्टी चल रही थी फार्मा में, डिफेंसिव ट्रेड माना जाता है फार्मा। कोविड के बाद हमने कमाल की रैली देखी, अब फार्मा भी सहमा हुआ है। इन दोनों पर अब अगले हफ्ते के लिए हिसाब से आपका नजरिया क्या बन रहा है? देखिए, सबसे पहले निफ्टी आईटी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी आईटी तो ऑलरेडी इन्वर्टेड पोल एंड फ्लैग का ब्रेकडाउन दे चुका है और आज हमें गैप डाउन ओपनिंग के साथ वहां पे फॉलो थ्रू सेलिंग भी देखने को मिल रही है। और जब ये ब्रेकडाउन हुआ था तो वहां पे वॉल्यूम भी बढ़ते हुए नजर आए थे, तो इसका मतलब ये है कि आने दिनों में, आने वाले समय में भी निफ्टी आईटी में गिरावट बढ़ सकती है। अभी ऑलरेडी निफ्टी आईटी काफी समय से अपने सारे सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा था, और आज के सत्र में इसने जो इसका जो वीकली मूविंग एवरेज है 200 डीएम, 200 वीक का सिंपल मूविंग एवरेज है जो कि 33,820 के आसपास है, उसके नीचे ये क्लोजिंग दे रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट तो काफी बेरिश है। अब यहाँ से लगता है कि जो जो नेक्स्ट लेवल दिखाई दे रहे हैं वो 31,300 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। और अभी अगर हम इनके स्टॉक्स के बारे में बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैं वो भी उनके भी स्ट्रक्चर काफी बेरिश नजर आ रहे हैं। तो ओवरऑल सेंटीमेंट निफ्टी आईटी के लिए काफी बेरिश ही है, और हमें लगता है कि आने वाले समय में हम अराउंड 3 to 5% के और फर्दर करेक्शन निफ्टी आईटी इंडेक्स में और निफ्टी आईटी के स्टॉक्स में हम देख पाएंगे। वहीं पर अगर हम निफ्टी फार्मा की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि कल तो हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन आज जिस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है तो वो जो ब्रेकआउट है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और कल ही इसका अंदेशा हो गया था क्योंकि निफ्टी फार्मा अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया था और वहीं से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। और कल ही वहां पर हमें शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन देखने को मिला था, जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। जब भी कैसे की रेजिस्टेंस के आसपास जब भी इसका फॉर्मेशन होता है तो बेरिश सेंटीमेंट के ही संकेत देता है। तो ओवरऑल अब जिस तरीके से आज का जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी फार्मा भी 20,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया
तो हमें फिर से एक डाउनवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। और उस दौरान निफ्टी फार्मा के जो इंडेक्स है 19,600 का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां तक फिसल सकता है। तो ओवरऑल व्यू निफ्टी आईटी और निफ्टी फार्मा के लिए थोड़े से नेगेटिव ही है। निफ्टी फार्मा और निफ्टी आईटी इन दोनों पर फिलहाल नेगेटिव नजरिया ही नजर आता हुआ। चलिए इन सब के बीच में जरा हम एक बार सनी के पास आते हैं। सनी, भारतीय बाजार जिस स्थिति में है, जाहिर सी बात है कि लॉन्गर टर्म बेट जो है वो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको क्या लगता है, बैंकिंग में वो दम है कि जो आगे से जो है वो बेहतर तरीके से, और वहां अगर कहीं ज़्यादा आपको मौके नज़र आ रहे हैं तो वो क्या है? ये डेफिनेटली, जिस तरह से हमने डिस्कस भी किया कि बैंकिंग एज अ सेक्टर जो कि प्रीडोमिनेटली डोमेस्टिक लिंक होता है, हालांकि कुछ बैंक्स का ग्लोबल एक्सपोजर रहता है, बट इट्स वेरी मिनिस्क्यूल। तो मुझे लगता है कि अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 10 से 12% की रहेगी, तो हमारा ये मानना है कि जो क्रेडिट ग्रोथ रहेगा बैंकिंग सेक्टर में वो भी तकरीबन 11-12% रहने की उम्मीद रह सकती है FY 26 में। हालांकि कुछ बैंक डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेंगे इंडस्ट्री ग्रोथ को। तो मुझे लगता है कि एट द सेम टाइम जो दूसरा पैरामीटर बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव है, रेट कट, हालांकि उसका जो बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ नीम एक्सपेंशन या नीम स्टेबिलाईजेशन 2 क्वार्टर के बाद आएगा, क्योंकि यूजुअली बैंक की कुछ जो लोन बुक है उसका एक्सपोजर रेपो लिंक से होता है। तो इनिशियली वहां मार्जिन में प्रेशर देखते हैं, क्योंकि बैंक अलग अलग तरीके से उसे मिटिगेट करने की कोशिश करेगी। बट वैल्यूएशन के लिहाज से हमें लगता है कि काफी रिजनेबल वैल्यूएशन पर बैंक ट्रेड कर रहे हैं, स्पेशली पीएसयू बैंक। तो अगर आप देखेंगे जो फ्रंट लाइन पीएसयू बैंक है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ काफी रोबस्ट बिजनेस अपडेट भी आए, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक में इसके ऊपर फोकस करना चाहूंगा। और अमंग द स्मॉलर पीएसयू बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जहाँ रिलेटिवली वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है बट काफी रोबस्ट ग्रोथ बैंक डिलीवर कर रही है, उस पर फोकस करना चाहूंगा। ऑन प्राइवेट साइड, बैंक्स लाइक करोड़ वैश्य बैंक, फेडरल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक विल बी ऑन माय रडार। तो पीएसयू दोनों में दम, और तमाम नाम भी आपके सामने रखे। चलिए बढ़ते हैं आगे और लेकर आते हैं आपके लिए वीआईपी शेयर्स। तो लक्ष्मीकांत जी बताइए, आज वीआईपी पिक के तौर पर पसंद आपकी क्या है? जी, मार्केट में इतने बड़े गिरावट को देखने के बाद हमने थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक ही चुने हैं। जो पहला जो स्टॉक है वो हेल्थ केयर सेक्टर से आता है, जिसका नाम है अपोलो हॉस्पिटल। तो इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी हमें इस स्टॉक में एक रेजिलियंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अभी भी स्टॉक जो अपने की मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसमें तेजी बनी रहेगी, और एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये स्टॉक 6,750 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करता है, तो देन आफ्टर हमें अच्छी खासे पुल बैक के मूव देखने को मिलेंगे, बशर्ते, क्योंकि हमें करंट लेवल्स पे भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नजर आ रहा है, तो हम इसको करंट लेवल्स भी बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 7,200 का, और हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है 6,480 का। दूसरा स्टॉक है एफएमसीजी सेक्टर से, तो वो है इमामी लिमिटेड। इमामी लिमिटेड में भी हमें एक हैमर काइंड ऑफ फॉर्मेशन देखने को मिला है डेली के चार्ट्स पर, और इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग हाई है वहां पर एक ब्रेक थ्रू दिखाया है डेली स्केल पर। तो हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक पॉजिटिव मोमेंटम आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। सो ओवरऑल ये स्टॉक भी स्ट्रेंथ शो कर रहा है, तो हम इसको बाय करके चल सकते हैं अराउंड दी लेवल्स ऑफ 595। इसमें जो हमारे टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 625 के, और हमें 580 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। राय आती हुई लक्ष्मीकांत जी की तरफ से। बताएं सनी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? प्रशांत जी, मैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर वरुण बेवरेजेस को पिक करना चाहूंगा विद एन प्राइस टारगेट ऑफ 650 एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजन ऑफ 12 मंथ। बेसिकली वरुण बेवरेजेस वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है पेप्सिको की आउटसाइड यूएसए। एट द सेम टाइम रिसेंटली हमने देखा था कि वरुण बेवरेजेस ने साउथ अफ्रीका में फोरे किया था, जो कि एक आगे जाके एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर हो सकता है। मोरक्को में कंपनी ने स्नैक्स फूड प्रोडक्शन पेप्सी के लिए वहां एक अपना फोरे किया है। एट द सेम टाइम इन्होंने अपनी जो कैपेसिटी है 45% से बढ़ाई थी कैलेंडर ईयर 24 में, जिसका बेनिफिट आने वाले 2 से 3 सालों में वरुण बेवरेजेस की अर्निंग ग्रोथ के फॉर्म में हमें दिखेगा।
एट द सेम टाइम समर का प्ले है, प्रॉक्सी प्ले है ऑन द समर पोर्टफोलियो। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म के लिहाज से वरुण बेवरेजेस को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। चलिए, वरुण बेवरेजेस पसंद आता हुआ इस वक्त सनी को। शुक्रिया करेंगे सनी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे लक्ष्मीकांत जी आपका भी शो में जुड़ने के लिए, निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।